वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मुज़फ़्फ़र में खुशामदीद। जनाब, अदालती महाज एक मरतबा फिर गर्म होने जा रहा है और इस हवाले से अहम तरीन पेशरफ्त ये हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 6 जजेस जिन्होंने काजी साहब के दौर में न सिर्फ उधम मचा रखा था बल्कि उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से जो सहूलतकारी की वो अपनी मिसाल आप है। और इस हवाले से यही पेशरफ्त सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने हल्फ लेने के बाद जो सबसे पहली मुतनाज़ा मुलाकात की है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जनाब इन्हीं 6 जजेस से मुलाकात है। और इन 6 जजेस से मुलाकात के बाद जनाब याहिया अफरीदी साहब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया है और ये इजलास होगा जब जनाब अब 8 नवंबर को। और इस इजलास से पहले जो 2 रेफरेंसेस हैं यानी जो ज़ेर गौर आ सकते हैं मुमकिन तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इस इजलास में जो कि याहिया अफरीदी साहब ने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पहली मरतबा तलब किया है, उनमें से एक रेफरेंस जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब और दूसरा रेफरेंस जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब के हवाले से है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जिसका इजलास जनाब याहिया अफरीदी साहब ने 8 नवंबर को तलब किया है, मोहतरम आमिर फारूक साहब इसी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर भी हैं। अब इस इजलास में ये जो 2 रेफरेंसेस इस वक्त मौजूद हैं, इन रेफरेंसेस के हवाले से इस बात का फैसला मुमकिन तौर पर किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के किस जज के पास ये 2 रेफरेंसेस राय के लिए भेजे जाएं, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का प्रोसेस यही है कि जो रेफरेंसेस उनके पास आते हैं वो रेफरेंसेस राय के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के किसी सीनियर जज के पास भिजवाए जाते हैं। जैसे मुज़ार अली अकबर नकवी साहब का रेफरेंस जनाब सरदार तारिक मसूद साहब को भिजवाया गया था जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के दौर में सीनियर मोस्ट जज थे और उनकी राय पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुज़ार अली अकबर नकवी के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया था। अगर इसी तरीका कार को देखा जाए तो ये जो 2 रेफरेंसेस हैं यानी सिकंदर सुल्तान राजा साहब और जनाब आमिर फारूक साहब के खिलाफ ये रेफरेंसेस मुमकिन तौर पर जनाब मंसूर अली शाह साहब को रेफर किए जा सकते हैं और मंसूर अली शाह साहब 30 दिन के अंदर इन रेफरेंसेस के बारे में अपनी राय देंगे और उनकी राय के बाद इस बात का फैसला किया जाएगा कि बाज़ाब्ता तौर पर इन 2 रेफरेंसेस के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सकती है। अगरचे इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ रेफरेंसेस की भरमार है, इतने रेफरेंसेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास मौजूद हैं कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई का आगाज करना शुरू करे तो उसको इस बात का अंदाजा ही नहीं हो सकता कि जनाब किस जज के खिलाफ रेफरेंस जो है वो शुरू किए जाएं। खासतौर पर ये जो 6 जजेस जिन्होंने जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब किया गया है, इन 6 जजेस के खिलाफ भी कम से कम 10 रेफरेंसेस मौजूद हैं जो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ वकला की तरफ से दायर किए गए हैं। अगर तो ये जो इंसाफ के पलड़े को, इंसाफ की तकड़ी के पलड़ों को बराबर करना है तो फिर जरूरी ये है कि अगर सिकंदर सुल्तान राजा या आमिर फारूक साहब के खिलाफ रेफरेंसेस समात के लिए मुकर्रर किए जाएंगे तो फिर ये जो पलाटिए जज हैं इनके ऊपर भी जो रेफरेंसेस हैं उनको समात के लिए मुकर्रर किया जाना चाहिए। यह सूरत हाल अपने तौर पर ना सिर्फ अहमियत की हामिल है बल्कि इस बात का भी इजहार लावा रिपोर्टरों की तरफ से किया जा रहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो कि अदालती कोड ऑफ कॉन्डक्ट का तयन करने के लिए भी एक इंपॉर्टेंट फोरम है, वहां पर मुमकिन तौर पर इन 6 जजेस की तरफ से जो पहला खत लिखा गया था जिसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इस बारे में आगाह करने की कोशिश की गई थी या उनसे राय तलब करने की कोशिश की गई थी कि अगर अदालती कार्रवाई के अंदर मुदाखलत हो और मुदाखलत भी सरकारी इदारों की तरफ से हो, खुफिया इदारों की तरफ से हो, तो इस सूरत हाल में जजेस को कौन से फोरम पर रुजू करना चाहिए, तो इस सवाल का भी जवाब तलाश करने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का खुसूसी इजलास तलब किया जा सकता है। और यह सब कुछ जिसका मैंने अभी आपके साथ जिक्र किया, ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजेस की तादाद में इजाफे का जो बिल है
وہ زیر غور ہے اور اس وقت سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد کو 25 کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ کے حوالے سے سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے وہ جو ترامیم صدارتی آرڈیننس کے ذریعے کی گئی تھی نہ صرف ان کی منظوری دے دی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ ہے اس میں اس بات کی گنجائش بھی رکھی جا رہی ہے کہ آئینی بینچز کی تشکیل کے بعد یہ جو آئینی بینچ کا جو ہے ایڈمنسٹریٹو جج ہوگا اس کی بھی یہ جو ججز کمیٹی ہے اس کے اندر ریپرزنٹیشن ہوگی۔ لہٰذا اس سینیریو کے اندر جو ججز ہیں خاص طور پر جناب یحییٰ افریدی صاحب اور دیگر جج صاحبان ان کی طرف سے اس کھیل کا جو آغاز کیا گیا ہے یہ بہت ہی زیادہ معنی خیز ہے۔ کیسے؟ یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے اور اس سوال کا جواب ہمیں لازمی طور پر تلاش کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے جو امپورٹنٹ پیش رفت ہے وہ یہ واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اس وقت جو جناب جسٹس یحییٰ افریدی صاحب ہیں وہ اس بات کی بظاہر کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو تقسیم ماضی میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں نظر آ رہی تھی اس تقسیم کا خاتمہ کیا جائے، لیکن اس تقسیم کے خاتمے کے لیے ایک اور نئی تقسیم کی جو بنیاد چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے پیدا کی جا رہی ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ جس طریقے سے میں نے گفتگو کے آغاز میں آپ کی خدمت میں اس نقطے کو پیش کیا تھا کہ یہ جو 6 جج صاحبان ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان سے جناب جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے ملاقات کی ہے۔ اب یہ ملاقات بظاہری طور پر اسی خط کی روشنی میں کی جا رہی ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک بینچ کام کر رہا تھا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے۔ اگرچہ اس بینچ نے ابتدائی سماعتوں میں اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ یہ جو ہائی کورٹس ہیں چاروں ہائی کورٹس اور اسلام آباد ہائی کورٹ ان سے اس بارے میں رائے لی جائے کہ کیا واقعتاً ان کے کاموں میں مداخلت کی جا رہی ہے، اور پھر یہ جو ہائی کورٹس تھے ان کے چیف جسٹس صاحبان کی طرف سے اپنی رپورٹس پیش کی گئیں، لیکن اس کے بعد یہ جو رپورٹس پیش ہونے کے بعد جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ بینچ جو اس کیس کی سماعت کر رہا تھا وہ اس کیس کی مزید سماعت نہ کر سکا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کمیٹی بھی اس کیس کو دوبارہ فکس نہیں کر سکی، اگرچہ اس کمیٹی میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب شامل تھے۔ اب جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، ایک جانب سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ کیس ابھی تک پینڈنگ کیس کے طور پر موجود ہے، دوسری جانب یہ جو خط ہے یہ اپنی جگہ پر سسٹین کر رہا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ سچویشن بھی جناب جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے مد نظر ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کے لیے بالکل ویسی ہی سہولت کاری کر رہا ہے جیسے ماضی میں پشاور ہائی کورٹ یا جناب چودھری امیر الدین صاحب کے لاہور ہائی کورٹ کے اندر بطور چیف جسٹس ٹینیور کے اندر لاہور ہائی کورٹ سے ان کی سہولت کاری کی جا رہی تھی۔ حد تو یہ ہے کہ ایک مقدمہ ابھی زیر غور ہے، ابھی اس کی سماعت جاری ہے، لیکن اس کیس کے لیے جو بریت کی درخواستیں ہیں محترمہ بشرا بی بی اور جناب عمران خان صاحب کی وہ دائر ہو چکی ہیں، یعنی کیس ابھی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ انڈر ٹرائل کیس کے اندر بری کرنے کی درخواست توشہ خانہ 2 کے اندر جناب دائر کی جا چکی ہے اور اس درخواست کو ایکسپٹ بھی کر لیا گیا ہے۔ ابھی ریسنٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کے لیے ایک درخواست کو منظور کیا ہے جس کے اندر عمران خان صاحب کو جیل کے اندر جو سیاسی گفتگو ہے وہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے، ایک ایسے قیدی کو جو اس وقت بھی سزا یافتہ ہے، اگرچہ اس کی سزا معطل کر دی گئی ہے لیکن وہ سزا جو کنوکشن ہے وہ سزا ابھی تک سسٹین کرتی ہے۔ اس کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر رجسٹرار صاحب جو درخواستیں پی ٹی آئی کی طرف سے دائر ہوتی ہیں وہ تمام درخواستوں کے اوپر قواعد کی خلاف ورزی پر اعتراضات دائر کرتے ہیں، لیکن آج تک عمران خان صاحب کی وہ اعتراضات جو رجسٹرار ہائی کورٹ نے دائر کیے تھے، جو اعتراضات اٹھائے تھے، وہ تمام کے تمام اعتراضات پر کاٹا پھیر دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے۔ کیا ان سے بھی سوال کرنا نہیں بنتا؟ کیا جسٹس یحییٰ افریدی صاحب ان سے اس حوالے سے سوال نہیں کریں گے؟ اگر یہ سوال نہیں ہوں گے تو پھر یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے اور جس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو سر آنکھوں پر بٹھایا جا رہا ہے
इसके ऊपर भी सवालात उठेंगे और जनाब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब अपने ऊपर जो उनका बेदाग माजी है और वो एक करैक्टर वाले जज हैं, उनके ऊपर भी फिर सवालात उठना शुरू हो जाएंगे। और ये सवालात कम से कम उनके लिए, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि उन्होंने अगले 3 बरस तक चीफ जस्टिस रहना है, तो इस सारे टेन्योर पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ सकता है। अभी जो अगर आप गौर करें तो ये जो पार्लियामेंट की तरफ से कवानीन को मंजूर किया जाता है, मैं इस प्लेटफॉर्म पर एक से ज्यादा मरतबा आपकी खिदमत में ये राय रख चुका हूं कि ये एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है कि अदालतें कानून के ताबे होती हैं, कानून अदालतों के ताबे नहीं होता। अदालतों को कानून के ताबे रहकर काम करना है और पार्लियामेंट एक वाहिद कानून साज इदारा है। पार्लियामेंट के अलावा कोई और इदारा जो है वो कानून साजी नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स पार्लियामेंट के बनाए गए लीगल फ्रेमवर्क के ताबे होते हैं। रूल्स कानून की हैसियत नहीं रखते पार्लियामेंट के बनाए गए कानून से, तो कम से कम नहीं। अब अगर पार्लियामेंट ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए इस बात को फिक्स कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की जजेस कमेटी के अंदर 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे और तीसरे जज की तकर्री जनाब चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से कर सकेंगे, तो जनाब इस कानून को, इस ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद लाजिम है। कोई इसके ऊपर एतराज नहीं कर सकता। अभी पार्लियामेंट ने इस कानून की मंजूरी दी है कायमा कमेटी ने, और अब जो कौमी असेंबली है वो इस कानून के ऊपर बहस के बाद अगर इस बिल को मंजूर कर लेती है तो फिर ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा सेनेट की मंजूरी के बाद, और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पर अमल दरामद होना जरूरी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद को 25 किया जाता है तो ये इस बात की तरफ इशारा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुतबादल एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के इरादे को अभी तक ड्रॉप नहीं किया गया। और ये जो बाकी जजेस अभी अपॉइंट किए जा रहे हैं, ये मुमकिन तौर पर इसी सूरत हाल के तनाजुर में अपॉइंट किए जा रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम को मंजूर करके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जगह पर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को कायम करने के हवाले से जो पाकिस्तान की मुकन्ना का इरादा है, जो पाकिस्तान के कानून साजों का अज़्म है, वो अभी तक मुतज़लज़ल नहीं हुआ। कायमा कमेटी में अगरचे जनाब हामिद खान साहब जो पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे थे और जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब जो जेयूआई को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनकी तरफ से एतराज़ात भी उठाए गए। अलबत्ता कायमा कमेटी ने उनके एतराज़ात को रद्द कर दिया और कसरत राय से इस कानून को मंजूर कर लिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद 25 होगी। इस वक्त चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद है 17। इसका मतलब यह है कि मजीद 7 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपॉइंट किए जा रहे हैं, और ये जो 7 जजेस को अपॉइंट करने का इरादा है, मुझे ऐसे लगता है कि इसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त की जो तकसीम है उसके अंदर जो बैलेंस ऑफ पावर है, इसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, और इस बैलेंस ऑफ पावर में तब्दीली के जो नताइज हैं वो हमें मुस्तकबिल के अंदर देखने को मिलेंगे। ना सिर्फ ये, बल्कि ये जो अभी 26वीं आईनी तरमीम है उसके लिए ये जो जुडिशियल कमीशन के अंदर पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन है, स्पीकर नेशनल असेंबली जनाब सरदार अयाज सादिक साहब की तरफ से खत तहरीर कर दिया गया है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को, और उसमें उन्होंने इस बात से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आगाह किया है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने जुडिशियल कमीशन के लिए अरकान का तयन कर लिया है। उसके लिए कौमी असेंबली से जनाब उमर अयूब साहब और मुस्लिम लीग नून के शेख आफ्ताब साहब को नामजद किया गया है। कौमी असेंबली के तर्जुमान के मुताबिक सेनेट से जुडिशियल कमीशन के लिए फारूक नाइक और शिबली फराज को नामजद किया गया है, जबकि खवातीन की नशिस्त पर रोशन खुर्शीद बरूचा नामजद किए गए हैं। तर्जुमान कौमी असेंबली का कहना है कि तमाम नामजदगियां सेक्रेटरी जुडिशियल कमीशन को भिजवा दी गई हैं। 26वीं तरमीम की मंजूरी के बाद जुडिशियल कमीशन में 5 अरकान पार्लियामेंट शामिल होंगे। अब ये बॉल आ गई है जुडिशियल कमीशन यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट में कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तश्कील के लिए जो इजलास है वो तलब किया जाए, ताकि आइनी बेंचेस को तश्कील दिया जा सके और आइनी बेंचेस की जो सरबराह हैं उनका भी तयन किया जा सके। लेकिन जो इस वक्त मुझे हालात वाक़यात नज़र आ रहे हैं, इसमें मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की तश्कील का अमल मार्ज़े इल्तवा में जाता हुआ नज़र आ रहा है, और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के इजलास से पहले जुडिशियल कमीशन
कमीशन का इजलास तलब होता हुआ भी मुझे नजर नहीं आ रहा, और कुछ इस हवाले से भी इतलात नजर आ रही हैं कि मुमकिना तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील 9 होनी है, और ये जो जुडिशल कमीशन है इसके लिए जो इजलास है वो शायद मजीद मौखर कर दिया जाए, क्योंकि इजलास बुलाना ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किसी भी तौर पर चीफ जस्टिस को इस बात पर मजबूर नहीं कर सकती कि वो जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाए। माजी में जजेस की पोजीशंस खाली होने के बावजूद 12-12 महीने 13-13 महीने तक जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं बुलाया जा सकता था। लिहाजा अब भी इस बात के इम्कानात हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से 26वीं आईनी तरमीम को गैर मौसर करने, और इस वक्त जो रिट पिटीशंस दायर हैं सिंध हाई कोर्ट में, उसके बारे में जो इब्तदाई जो उसकी समात है वो देखने के बाद ही शायद इस बारे में हतमी फैसला किया जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को कब तक तश्कील देना है। लिहाजा ये जो अदालती महाज है, मुझे ऐसे लगता है कि ये ना सिर्फ एक मरतबा फिर गर्म होने जा रहा है, बल्कि इस अदालती महाज से बड़ी धमाकादार खबरें जो हैं वो हमें मौसूल होने जा रही हैं। 8 नवंबर से गेम ना सिर्फ ज़्यादा जो है वो तेज होगी, बल्कि इस खेल के कुछ और नताइज भी मुमकिन तौर पर हमारे सामने आ सकते हैं। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।